नमस्कार। आज हम भारत की एक जबरदस्त सैर पर निकलेंगे। एक ऐसी सैर जो हमें प्रकृति के कुछ अनोखे डिजाइनों से लेकर हमारी संस्कृति की रंग बिरंगी दुनिया और हमारे आसपास की उस अनदेखी दुनिया तक ले जाएगी, जहां कुछ हैरान कर देने वाले राज छिपे हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि चींटियों, साड़ियों और सैनिकों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये तीनों ही ना अनुकूलन, परंपरा और संचार की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। और आज हम मिलकर इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, हमारी प्रकृति से। हम सबसे पहले दो बड़े ही कमाल के पेड़ों के बारे में जानेंगे, जिनके जीने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, और यही हमें सिखाएंगे अनुकूलन का सबसे पहला और जरूरी सबक। ये तो किसी पहेली जैसा लगता है कि नहीं? मतलब कोई पेड़ अपनी जड़ें अपनी टहनियों से कैसे निकाल सकता है, वो भी जमीन की तरफ? ये तो जैसे ग्रेविटी को ही चैलेंज करने वाली बात हो गई। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, भारत के एक बहुत ही मशहूर पेड़ के लिए यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है। यहां पर दो पेड़ हैं और दोनों की सोच बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ है हमारा बरगद का पेड़, जो अपनी जड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ भेजता है ताकि अपने इतने बड़े शरीर को सहारा दे सके। और दूसरी तरफ है रेगिस्तानी ओक, जो पानी की तलाश में अपनी जड़ों को जमीन में बहुत बहुत नीचे तक ले जाता है। यह दिखाता है कि प्रकृति में एक ही मुश्किल के कितने अलग अलग हल हो सकते हैं। ये जो रेगिस्तानी ओक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में पाया जाता है। और सच कहूं तो ये जिंदा रहने की कला का मास्टर है। जरा सोचिए, इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के बहुत नीचे तक चली जाती हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने तने में पानी भी जमा करके रखता है। मतलब ये तो एक चलता फिरता पानी का टैंक है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी हरा भरा रहता है। तो हमने ये तो देख लिया कि प्रकृति कैसे अडेप्ट करती है। अब जरा इंसानों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि हम अपनी दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं। अब हम भारत की रंगीन संस्कृति में गोता लगाने वाले हैं। यहाँ के त्योहार, यहाँ की कला और यहाँ के स्वाद, वो सब कुछ जो हमारी पहचान है। तो हमारा पहला कल्चरल स्टॉप हमें ले चलता है असम के खूबसूरत हरे भरे नज़ारों के बीच, जहां मनाया जाता है बिहू का त्योहार। ये एक ऐसा जश्न है जो सीधे सीधे खेती बाड़ी से जुड़ा है। जब चावल की नई फसल आती है ना, तो उसी की खुशी में पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाता है। बिहू का त्योहार ये दिखाता है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा है। लोग बांस जैसी चीजों से एक टेम्पररी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे कहते हैं भेला घर, और त्योहार के दौरान इसी झोपड़ी को जलाया जाता है। ये एक रस्म है जो एक नई शुरुआत और अच्छी फसल की उम्मीद का प्रतीक है। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट से सीधा चलते हैं साउथ में, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव। और ये सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती विरासत है। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरत साड़ियों और हाथ की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पोचमपल्ली तो जैसे कला का गढ़ है। यहीं पर बनती है मशहूर पोचमपल्ली इकत साड़ी, जिसमें धागों को बुनने से पहले ही रंगा जाता है। कमाल की टेक्निक है। पर बात सिर्फ साड़ियों तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ के कारीगर कालीन, खिलौने और यहाँ तक कि इत्र भी बनाते हैं। ये वो हुनर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और ये बात सिर्फ पोचमपल्ली की नहीं है, पूरे भारत में ऐसा ही है। हर इलाके की अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक कला है। जैसे कुल्लू अपनी शॉलों के लिए जाना जाता है, बिहार मधुबनी पेंटिंग के लिए, असम अपने रेशम के लिए, और कश्मीर अपनी खूबसूरत कढ़ाई के लिए। हर जगह की अपनी एक कहानी है जो वहां की कला में झलकती है। अच्छा, भारत की संस्कृति की बात हो और मसालों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम चल रहे हैं केरल, जिसे सच में मसालों का घर कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसकी खुशबू ने सदियों से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। गरम मसाला इंडियन खाने की जान है ना? ये मसालों की ताकत का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसी कितनी ही खुशबूदार चीजें मिली होती हैं। और पता है, इनमें से ज्यादातर मसाले केरल के हरे भरे बागानों में ही उगते हैं। यही तो वो चीज है जो हमारे खाने को इतना खास बनाती है। तो संस्कृति और स्वाद की दुनिया से निकलकर अब हम भारत के कुछ ऐसे इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मौसम और हालात काफी मुश्किल होते हैं। हम ये देखेंगे कि लोगों ने ठंडे रेगिस्तान से लेकर तपते रेगिस्तान तक इन जगहों पर जीना कैसे सीखा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है लद्दाख, एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती देखकर सांसें थम जाएं। बहुत ऊंचाई और सूखे मौसम की वजह से इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं।
यहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और लोगों ने इस मुश्किल माहौल के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख लिया है। लद्दाख की जो यूनिक कल्चर है वो वहाँ की भाषा में भी झलकती है। भोटी भाषा में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्यार जताने का एक तरीका है। इससे पता चलता है कि वहाँ परिवार के रिश्ते कितने गहरे और अहम हैं। अब लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से बिल्कुल उलट एक जगह देखते हैं, अबू धाबी का गर्म रेगिस्तान। यहाँ जिंदगी को चलाने वाले संसाधन बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है और पेड़ पौधों के नाम पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही हैं जो इतनी भयानक गर्मी झेल पाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारा माहौल हमारी जिंदगी को किस तरह से बदल देता है। मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए हिम्मत और अडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है, और यही गुण हमें देखने को मिलते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान में। वो एक सच्ची मिसाल हैं जिन्होंने हर मुश्किल को पार किया और इतिहास बना दिया। 36 ये नंबर बहुत खास है। पता है क्यों? ये वो कमांड्स की संख्या है जो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान ने दी थी जब वो इंडियन नेवी की परेड को लीड करने वाली पहली महिला बनी। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। उनके हौसले और लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम इंसानों की दुनिया से निकलकर जानवरों की उस दिलचस्प दुनिया में झांकेंगे जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जानवर इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, उनकी वो सुपर सेंस जो उन्हें बात करने और जिंदा रहने में मदद करती है। कभी चींटियों को एक सीधी लाइन में चलते हुए देखा है और सोचा है कि ऐसा कैसे कर लेती हैं? नहीं, ये कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम गंध की ताकत पर काम करता है। होता यह है कि जैसे जैसे एक चींटी आगे बढ़ती है, वो जमीन पर एक खास तरह की गंध छोड़ती जाती है। ये गंध पीछे आने वाली चींटियों के लिए एक अदृश्य रास्ते का काम करती है, एक तरह का जीपीएस। मतलब हर चींटी अपने पीछे वाली चींटी के लिए एक रोड मैप बना रही है ताकि खाने तक पहुंचने का रास्ता आसान और ऑर्गेनाइज रहे। और सिर्फ चींटियां ही नहीं हैं जो गंध की इस सुपर पावर का इस्तेमाल करती हैं। जानवरों की दुनिया ऐसे कमाल के उदाहरणों से भरी पड़ी है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से सूंघकर ढूंढ लेता है। मच्छर हमें हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों की गंध से ढूंढते हैं। और कुत्ते, वो अपने इलाके को मार्क करने के लिए अपनी गंध का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरी की पूरी दुनिया है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो अपने सफर के आखिर में हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, चींटियों, साड़ियों और सैनिकों में क्या एक जैसा है? जवाब है, ये सभी हमें दिखाते हैं कि ये दुनिया कैसे अनुकूलन, परंपरा और कम्युनिकेशन के अनदेखे धागों से जुड़ी हुई है। पेड़ों की जड़ों से